हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 4 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आई एम श्योर सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था इस वीडियो का, और हम आ गए हैं इस वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में जितने भी टॉपिक बताएंगे आप लोगों को बहुत ही आसान ढंग से बताएंगे, जिसमें कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ओके, यानी इस पूरे टॉपिक यानी पूरे वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, गतिमान आवेश को देखने वाले हैं। यानी कि हर टॉपिक में क्या रहेगा, आवेश गतिमान रहेगा, यानी मूव करता रहेगा। ओके, और हम लोग चुंबकत्व को भी देख लेंगे। तो चलिए इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, तो हम चलिए आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर N और S ये क्या है, एक चुंबक रखा हुआ है। ठीक है, एक चुंबक है। चुंबक है तो चुंबक क्या करता है, चुंबक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यदि हम इस चुंबक के पास में एक सुई ला कर रख दें, क्या ला कर रख दें, सुई। तो जब सुई ला कर रखेंगे तो ये जो चुंबक का करेगा, अपने चुंबकीय क्षेत्र से इस सुई को बल आघूर देगा, यानी घुमाने का प्रयास करेगा। यानी कि ये जो चुंबक है अपने चुंबकीय क्षेत्र से क्या करेगा, इस सुई को यानी कि चुंबकीय सुई को घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे हम बात करें कि सुई देखो इस दिशा में थी, तो सुई क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या करेगी, ये घूम कर आपका यानी कि टर्न करके घूम के, यानी जब बल आघूर लगेगा तो घूम के देखो इस दिशा में आ गई। इस दिशा में क्यों आई, क्योंकि इस सुई पे ऊपर बल आघूर लगा था। कौन लगाया था, तो ये चुंबकीय क्षेत्र लगाया था, जो चुंबक का जो क्षेत्र था। ओके गुड। अब देखते हैं हम लोग है, देखिए यदि हम बात करें कि ये चुंबक है ना, तो चुंबक के क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं। देखिए हम चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से बनाए हुए हैं हम। तो चुंबकीय बल रेखाएं की जो दिशा होती है वो किस दिशा में गति करती हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ गति करती हैं, यानी कि एन पोल से साउथ पोल की तरफ गति करती है। देखिए यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए इस तरह से गति करके जा रही हैं, साउथ में एंट्री कर रही है, यानी कि नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में प्रवेश कर रही हैं। ओके, देखिए यहाँ से नॉर्थ निकलेंगे और साउथ में प्रवेश करेंगे। नीचे भी देखिए एकदम वही कंडीशन है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जाकर प्रवेश कर रही है। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। कोई पूछे आपसे कि क्या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस तरफ होती है, तो क्या बताएंगे आप लोग, हमेशा कहेंगे कि वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ठीक है, ये सही है आपका। कोई भी बच्चा अगर गलती से अगर साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ बता दिया, यानी कि साउथ से नॉर्थ गति करती है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप क्या बताएंगे कि चुंबक का जो चुंबक होता है ना, चुंबक का जो बल रेखाएं होती हैं वो कैसे करती हैं, वो कैसे मूव करती हैं, तो नॉर्थ से यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर गति करती हैं। ठीक है, चलिए इसको परिभाषा थोड़ा समझते हैं हम लोग। इसका परिभाषा देखिए यहाँ पर दिया है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए यहाँ पर N और S ये क्या है, चुंबक है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर आरोपित होता है, यानी कि चुंबकीय सुई थी यहाँ पर रखी हुई थी, इसके ऊपर एक बल आघूर आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। कौन ठहरती है, सुई, यानी एक निश्चित दिशा में जाकर रुक जाएगी। ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ओके, यानी क्लियर हुआ आपको चुंबकीय क्षेत्र कैसे चला, पता आपको। यदि हम लोग चुंबक के पास में कोई सुई लाएंगे तो सुई को क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उसको घुमा देगा उसको। ठीक है, यानी उसको बल आघूर देगा, तो जिसके कारण हम लोग को चल जाएगा पता कि हाँ ये चुंबकीय क्षेत्र है जो सुई को घुमा दिया है। ओके, तो ये था हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे टॉपिक, जिसका नाम क्या है, ये है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो चुंबक यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे, यानी कि जो विद्युत धारा होता है ना उसका चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, उसको देखने वाले हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम बात करें इसकी परिभाषा की कि जब किसी चालक पर, चालक क्या होता है, देखिए तार को ही चालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई तार यहाँ पर है, ठीक है, इसमें आपकी आई बह रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चालक तार। ठीक है ना, यानी कि आप लोग घरों में देखे होंगे जो तार लगा होता है उसमें करंट बह रहा है, उसमें धारा बह रही है, तो उसी को हम लोग चालक तार कहते हैं। ठीक है गुड। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
क्या होता है, उस चालक के चारों ओर, देखिए चालक जो होता है ना, यानी कि तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को, यानी इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। समझ पाए आप लोग? यानी कि जब कोई तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये कोई आपका तार था, ठीक है, इसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो क्या किया था, तो इस पूरे तार के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ नोट बता रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पर ऑस्टेड एक वैज्ञानिक थे, ऑस्टेड का इन्होंने कुछ प्रयोग किया था इसी पर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पर ही प्रयोग किया था इन्होंने, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र पर प्रयोग किया था। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ऑस्टेड का प्रयोग पहला प्रयोग है, यानी कि ऑस्टेड का प्रयोग पहला प्रयोग है कि करंट ले जाने वाला तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि इन्होंने, ऑस्टेड ने क्या बताया कि जो करंट ले जाने वाला जो तार है ना, यानी कि जो धारा को ले जा रहा है जो तार ना, वो क्या करता है जी, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। किसने कहा था, तो ऑस्टेड ने कहा था। ठीक है, यानी कि जो तार है वो क्या करता है, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, इसे किसने बताया था, तो ऑस्टेड ने बताया था। ओके, चलिए हम लोग आगे कुछ देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑस्टेड का प्रयोग को। ओके, यानी कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इनका जो पहला प्रयोग था, जैसे अगर हम बात करें अगर हम लोग, यहाँ पे क्या है, परिपथ है। ओके, यहाँ पर देखिए बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ पर कुंजी है, कुंजी कैसी है, खुली हुई कुंजी है। ओके, तो जब खुली हुई कुंजी है तो जाहिर सी बात है कि इसमें परिपथ में धारा नहीं बहेगा। आपने क्या समझा, जब खुली हुई कुंजी होती है तो परिपथ में धारा बिल्कुल नहीं बहता है। जब परिपथ में धारा नहीं बहेगा तो हम बात करें कि ए और बी, इनके सिरों में बिल्कुल अभी क्या है, धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी नहीं होगा। ओके, यानी कि देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय जो सुई रखी हुई है, इसमें कोई भी विक्षेप देखने को नहीं मिलेगा। ओके, यानी बिल्कुल हिले डुलेगी नहीं सुई आपकी। ओके, आप देखिए सेकेंड स्टेप में, देखिए आप बी वाला पॉइंट क्या कह रहा है आपका। देखिए यदि हम लोग यहाँ पे कुंजी को जो वहीं बंद कर देंगे, यानी कि कैसी यहाँ कुंजी है, बंद कुंजी यहाँ पर है। ठीक है, जब वही कुंजी को बंद करेंगे तो वहीं क्या होगा, देखिए इस परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाएगा। ओके, जब परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाएगा तो इस ए और बी के बीच में, यानी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये सुई है ना, देखो ये सुई की दिशा को घुमा देगी। ओके, यानी कि ऑस्टेड ने देखा कि जब इस परिपथ में धारा बहना शुरू हो गया तो जो परिपथ जो था ना, इसमें धारा बह रहा है, तो धारा बह रहा है तो जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था तो ये क्या हो रहा था आपका, सुई भी क्या कर रही थी, कुछ ना कुछ विक्षेप देखने को मिल रही थी। ओके, यानी कि चुंबकीय सुई की दिशा को क्या हो रहा था, घुमा दे रहा था। ठीक है, कौन, तो इसमें जो धारा बह रहा था इसमें आपका, ओके, उसका चुंबकीय क्षेत्र। आगे देखिए तीसरे पॉइंट में क्या आपका, यदि हम लोग क्या करें, इस बैटरी के सिरों को बदल दिया जाए, देखिए पहले प्लस है, बाद में क्या होगा, माइनस है। यदि इसके सिरों को यहाँ पर देखिए बदल दिया जाए तो क्या होगा, देखिए धारा की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ओके, जब धारा की दिशा में बदल जाएगी तो इसमें देखिए चुंबकीय सुई में भी क्या होगा, कुछ अलग ढंग से यहाँ पर इसमें विक्षेप देखने को मिलेगा। देखिए सुई देखिए ई दिशा में घूम गई, पहले देखिए सुई ई दिशा में थी, ठीक है, सुई आपकी ई दिशा में घूम गई। ओके, जब इसकी सिरों को बदलेंगे तो देखिए थोड़ा नीचे यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर, इसी के पूरे बारे में हम लोग समझेंगे। विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए एक बैटरी, कुंजी तथा चालक तार AB को संबंधित किया गया है। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बैटरी यहाँ पर है, एक कुंजी है, ठीक है, और चालक तार कौन सा है, A और B, एक चालक तार को लिया गया है। ओके, ठीक है, और उसके पास एक चुंबकीय सुई रखी गई है। देखिए यहाँ पे एक चुंबकीय सुई रखी गई है। ओके, जिससे निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, यानी कि इससे क्या निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रेक्षण आपका यहाँ पर देखने को मिला आपको है। ठीक है, जब धारा नहीं बहेगी तो चुंबक सुई क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। जब इसमें धारा बहना शुरू हो जाएगा तो चुंबक सुई में भी क्या होगा, विक्षेप देखने को मिलेगा। ठीक है, जब इस धारा के, यानी कि जब इस परिपथ की बैटरी को इसके चिन्हों को बदल दिया जाए, यानी कि इसके ध्रुव को बदल दिया जाए, तो देखिए तो यहाँ पर सुई में कुछ अलग विक्षेप मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट क्या कह रहा था आपका, कि जब तक चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है।
ओके, एकदम सही बात बिल्कुल हम कह रहा है आपका। देखिए जब तक इस चुंबकीय, देखिए जब तक इस परिपथ में धारा नहीं बहेगी तो इसमें कोई भी विक्षेप देखने को नहीं मिलेगा। किसमें? सुई में। अगला पॉइंट देखिए, जैसे ही चालक तार AB में धारा प्रवाहित होती है वैसे ही चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो आपने जाहिर सी बात देखो, यहाँ पर देखा आपने कि ये था परिपथ आपका, जब इसमें धारा प्रवाहित हुई तभी क्या हो गई, सुई में कुछ विक्षेप देखने को मिल चुका है, ठीक है, मिल गया। आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, कि धारा की प्रबलता बढ़ाने पर, यानी कि धारा की प्रबलता बढ़ा दी जाए। ओके, यानी कि धारा बहुत, जैसे कि मान लीजिए बैटरी आपका 6 वोल्ट की थी, लगा दीजिए पूरा 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की लगा दीजिए, तो धारा क्या होगा, धारा की प्रबलता बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ से धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब ही धारा की प्रबलता बढ़ेगी तभी क्या होगा, आपका चुंबकीय सुई के विक्षेप में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ओके, चलिए देखिए हम लोग का जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है आपका, बैटरी के ध्रुवता बदलने पर। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या किए थे हम लोग, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब बैटरी की ध्रुवता को पहले देखिए, पहले प्लस से माइनस था, उसके बाद हमने फिर क्या किया, कर दिया हमने माइनस से प्लस कर दिया, यानी कि ध्रुवता को बदल दिया, बैटरी के ध्रुव को बदल दिया। तो बैटरी की ध्रुवता बदलने पर विक्षेप विपरीत दिशा में होने लगता है, यानी विक्षेप की दिशा में होने लगता है, विपरीत दिशा में होने लगता है। ओके, यानी धारा की दिशा भी बदल जाती है। अब देखिए पांचवा पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, उपरोक्त पंक्ति से, यानी कि जो ऊपर जितने भी पंक्ति हैं आपके, ठीक है, यानी कि जितने भी चारों पॉइंट थे आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ आपके, इस सारे पंक्ति से स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि से क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि धारा की दिशा बदलने पर क्या हो रहा है, चुंबकीय सुई की दिशा भी बदल जा रही है। यानी कि इसमें एक दिशा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, इसमें एक दिशा देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि है। ओके, यानी सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा भी साथ साथ हो। ओके, चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अब देखिए हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ओके, यानी कि धारावाही चालक के कारण, यानी कि जो चालक में धारा बह रहा है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम लोग कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। ओके, यानी कि बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में क्या करेगा, बायो-सेवर्ट नियम नहीं देकर आपसे क्या कर देगा कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो आप समझ लेंगे कि वहां पर बायो-सेवर्ट नियम को पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बात करें परिचित्र को पहले समझते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या, एक धारावाही एक चालक है, इसमें यानी कि इसमें धारा बह रहा है आपका। ओके, ठीक है, देखिए इसमें आई आपकी बह रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें बात करूंगी इस पूरे धारावाही चालक की पूरी लंबाई को पूरा दिया हम एल मान लें, ठीक है, पूरी लंबाई कितनी इसकी है, पूरी एल है, ठीक है। ओके गुड, तो हम क्या करेंगे, इस चालक का छोटा सा हिस्सा लेंगे, छोटा सा हिस्सा हम चालक का तार का ले रहे हैं, बहुत ही छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं। देखिए छोटा हिस्सा लिए हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्पांश, अल्पांश लंबाई कहते हैं, ठीक है। उसको हम दर्शाते हैं DL से, यानी कि हम लोग क्या किए हैं, धारावाही चालक का बहुत ही छोटा सा हिस्सा लिए हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कहेंगे DL। DL क्या आपका है, एक अल्पांश लंबाई का तार है। ओके, ठीक है। अब देखिए इस अल्पांश के एक बिंदु से यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, R दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु P है, इसी पे क्या करना हम लोग को है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को गणना करनी है। समझ पाए आप लोग, क्या करना है हम लोग को, तो इस बिंदु O से R दूरी पर, ठीक है, ये बिंदु P है, इसी पे क्या करना है आपको, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है, दिशा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है, ठीक है, गुड। और देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए ये अल्पांश जो था आपका ना, ओके, यानी कि ये जो अल्पांश था और ये जो क्या थी आपकी, ये जो आपकी O और P, ये जो आपकी दूरी थी, रेखा था, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा आपका, थीटा बनेगा, ठीक है, गुड। चलिए हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं बारी बारी से। आइए बात करें कि वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट, यानी कि वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट, दोनों देखिए दोनों वैज्ञानिक हैं। ओके, देखिए इन्होंने कहा था इसके बारे में, वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र पर किए गए प्रयोगों के अध्ययन द्वारा बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश छोटा सा, यानी हिस्सा, छोटा हिस्सा बात कर रहे हैं, अल्पांश मतलब क्या आपका, छोटा हिस्सा, DL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी कुछ समझ पाए आप लोग, देखिए यानी कि मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा आपका तार है, L लंबाई का तार है, इसका बहुत छोटा हिस्सा ले रहे हैं हम लोग, यानी कि DL ले रहे हैं,
इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना, ठीक है, इसी ये जो क्या है आपका निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन? ये चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। ओके, यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल से क्या होगा, अल्पांश भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी मिलेगा, और चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये जो पहला पॉइंट आपका है क्या है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो आपका डीबी से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई के समानुपाती होती है। तो कौन समानुपाती होता है, तो ध्यान से समझिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो है ना और क्या है, जब आपका विद्युत धारा एक दूसरे क्या होंगे, समानुपाती होंगी। यानी जैसे हम इसको लिख सकते हैं अतः करके यहाँ पर डीबी क्या है, आई की क्या है, समानुपाती। यानी कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, धारा बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। इसे हम समीकरण 1 मान लीजिए। आगे देखिए सेकंड पॉइंट क्या आपका है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर और कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई dl, देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो अल्पांश लंबाई dl जो था ना उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती होती है। इसको लिख सकते हैं अतः करके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र dl के क्या है, समानुपाती। यानी कि देखिए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बहुत ही, जैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बहुत ही कम है, तो उसकी लंबाई भी क्या है, धारावाही चालक की लंबाई बहुत कम है। यानी कि जब धारावाही चालक की लंबाई भी बहुत अल्पांश है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, अल्पांश होगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा आपका, ठीक है ना, गुड। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। देखो सेकंड समीकरण मान लिए। देखिए तीसरा समीकरण क्या करें आपका, देखिए चुंबकीय क्षेत्र यानी कि डीबी की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र जो है ना वो क्या है, अल्पांश से दूरी, अल्पांश से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश की लंबाई के बीच बने कोण की ज्या को हम लोग बोलते हैं साइन के समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है आपका, देखिए यानी कि बिंदु ओ से लेके पी तक जो मिलाने वाली जो रेखा थी, ये रेखा, इसकी रेखा की बात करिए। ओके गुड। और देखिए ये जो अल्पांश था आपका, ये अल्पांश जो था आपका डीएल, इसके बीच में जो कोण बनता है ना थीटा, वो क्या होता है जी, वो आपका ज्या उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं साइन थीटा। इसे हम क्या कर सकते हैं, ये साइन आपका है, क्या है आपका है, साइन है, ठीक है ना। चलिए तो साइन क्या होता है, समानुपाती होता है। कौन, तो चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ तो दिया है यहाँ पर आपका है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो साइन थीटा क्या है, समानुपाती होता है। ओके गुड। हम लोग का जो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र अब किस पर निर्भर करता है, तो अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये चुंबकीय जो क्षेत्र है ना, देखिए बिंदु ओ और पी, इनके बीच की दूरी कितनी थी, आर थी। तो इस आर के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसमें उल्टा होता है चुंबकीय क्षेत्र, इस आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पर समानुपाती यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्या होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, तो चुंबकीय क्षेत्र इस त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है जी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए त्रिज्या, यानी कि इसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी। ओके, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा आपका। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 हो गया आपका, और समीकरण 3 और समीकरण 4 सभी को एक साथ मिलाकर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अब चारों समीकरण को इकट्ठा करने पर, जोड़ने पर नहीं, इकट्ठा करिए सबको। देखिए इकट्ठा जब करेंगे, देखिए तो देखिए पहली बात है यहाँ पर डीबी आपका दिया है, यहाँ देखिए यहाँ भी डीबी दिया आपका है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी आपका डीबी है। ओके, और देखिए यहाँ भी आपका डीबी है। ठीक है, सब में आपका डीबी दिया आपका है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डीबी को हम यहाँ पे एक जगह लिख लेंगे। ओके, और यही समानुपाती, किसे समानुपाती है, देखिए तो धारा के समानुपाती था। ओके, देखिए ये अल्पांश लंबाई के समानुपाती था, और ये ज्या के भी समानुपाती था। ओके, और क्या था हमारा, इस त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो हमने क्या किया, सभी समीकरणों को एक साथ मिलाकर लिख लिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, यह संबंध बायस-शेवर्ट का नियम कहलाता है। कोई पूछेगा यदि आपसे कि बायस-शेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि यही इसका संबंध है और यही इसका नियम है बायस-शेवर्ट का। ओके, अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर यदि चालक यानी कि जो तार आपका है वायु अथवा निर्वात में स्थित हो, यानी कि जो चालक आपका यानी कि जो तार आपका रहेगा वो आपका मान लीजिए निर्वात में स्थित हो, तब बायस-शेवर्ट का नियम कैसा लगेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर डीबी, और देखिए जब ही यहाँ समानुपाती चिन्ह हटेगा, यहाँ पे एक नियतांक काम करेगा, नियतांक जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट बटा में 4 पाई।
ठीक है। तो यानी कि एक नियतांक यहाँ से हटा आपका, जैसे समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक लगेगा, क्योंकि नियतांक यहाँ पर लग चुका है। जहां हम बात करें कि ये जो नियतांक है, ठीक है, ये नियतांक है, ये क्या है जी आपका एक नियतांक हो गया आपका, गुड। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो म्यू नॉट है इसे क्या कहेंगे हम लोग, तो वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है बच्चों, तो जो म्यू नॉट क्या आपका है, तो वायु तथा निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है। इसको चुंबकशीलता भी कहते हैं, याद रखिएगा हमेशा आप लोग। और ध्यान दीजिएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यह सूत्र ही बायो-सवार्ट का सूत्र कहलाता है। ओके, यानी कि हम बात करें तो ये सूत्र को क्या बोलेंगे हम लोग कि ये सूत्र हमारा बायो-सवार्ट का सूत्र कहलाता है। ओके, गुड। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर यदि हम बात करें म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही न्यूमेरिकल में आपका यूज होता है, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। गुड। अब ध्यान दीजिए, जब देखिए अब हम लोग क्या करें, इसका मान तो चल गया पता हम लोग को ना, इसकी जगह पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए 10⁻⁷ रख सकते हैं, रख लीजिए यहाँ पर देखिए। तो dB यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इक्वल टू यहाँ पर 4, देखिए म्यू नॉट बाई 4 यहाँ पर था ना, इसकी जगह पर क्या रख देंगे 10⁻⁷ आइडियल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, गुड। अब देखिए ध्यान दीजिए, यदि हम लोग क्या करें, यदि इसको हम लोग क्या करें सदिश रूप में लिखना चाहें, ठीक है, यदि इस सूत्र को हम लोग क्या करें सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर सदिश रूप, ये पूरा आपका सूत्र था आपका। यदि दोनों यदि अंश और हर में हम लोग क्या करें आर से गुणा कर दें, ठीक है, आर से हम लोग गुना जब कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसके ऊपर भी आर से गुना किए हैं, नीचे भी क्या किए हैं आर से गुना किए हैं। जब यहाँ पर आर से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 आर था, आर स्क्वायर था, जब ही आर से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक आर जुड़ जाएगा, R3 हो जाएगा। ठीक है, गुड। अब देखिए ध्यान समझिए, हम बात करें यहाँ पर डीएल, देखो डीएल को मान लीजिए आप ए, ठीक है, और आर को क्या मान लिया आप लोग बी मान लीजिए, ठीक है, बी। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यानी कि इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां आपका देखिए डीएल और आर रहेगा ना, उसको जो हम क्या लिख देंगे हम लोग वेक्टर, देखिए यहाँ पर डीएल इंटू गुणे क्या आपका वेक्टर आर लिख सकते हैं, साइन थीटा यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो फिर यही मिलेगा आपका पूरा पूरा फार्मूला। ठीक है, गुड। देखिए तो वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, यहाँ पर वेक्टर डीएल गुणे आर वेक्टर बटा में आर क्यू। ये क्या आपका है, तो यही तो है आपका सदिश रूप। ठीक है, गुड। अब हम बात करें यहाँ पर अगर कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यदि कोई पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान दीजिए वो होता है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ओके, या उसको आप कह सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं टेस्ला। देखिए इसके 1, 2, 3 मात्रक हो गए। यदि हम बात करें कि 1 टेस्ला बराबर कितना होता है, 10⁴ गॉस होता है। ठीक है, ये सभी क्या थे, ये सभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सब मात्रक थे, समझिए, गुड। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर हम बात करें चुंबकशीलता, जिसको हम बोलते हैं म्यू नॉट के मात्रक व बेमी सूत्र। देखिए ध्यान से यहाँ पर चुंबकशीलता के जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या जिसको हम न्यूटन बटा में एम्पियर स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसका एक और मात्रा लिख सकते हैं हम लोग, देखिए क्या लिख सकते हैं बताइए, तो किग्रा, यहाँ पर थोड़ा डैश है, यहाँ पर देखिए किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, किग्रा मीटर बटे में आप लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। ये इसके 2 मात्रक हैं, किसके मात्रक हैं, चुंबकीयशीलता के मात्रक हैं। ठीक है, गुड। अब हम लोग क्या देखेंगे, चुंबकशीलता के बीमी सूत्रों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या लिखे हैं, चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट का बीमी सूत्र। चुंबकशीलता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, न्यूटन बटा में एम्पियर स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसके बीमी सूत्र कैसे लिखेंगे, तो न्यूटन यानी होता है बल आपका, तो बल की बीमा क्या होती है mL/-2, और एम्पियर देखिए एम्पियर लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यानी कि न्यूटन का बीमा क्या होती है mL/-2 और एम्पियर की बीमा क्या होती है ए, तो ए का वर्ग है तो ए का भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और देखिए बीमा को हमेशा क्या लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि हम लोग ए स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में था ना आपका, प्लस में 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यही क्या आपका है, तो यही है आपका चुंबकशीलता की बीमा। ओके, याद कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अब तो हम लोग का देखिए जो अगला टॉपिक है वो क्या है, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता, जिसे हम लोग कहते हैं म्यू नॉट, तथा विद्युतशीलता जिसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं।
में संबंध, यानी हम लोग क्या देखने वाले हैं इस टॉपिक में, देखिए यानी कि चुंबकशीलता और क्या देखेंगे, विद्युतशीलता के बीच में हम लोग देखने वाले हैं संबंध को। ओके, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं इसको अच्छी तरह से पूरा। ओके, तो हम लोग देखिए सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर हैं, चूंकि सब लोग जानते हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि म्यू नॉट बाई क्या आपका 4 पाई इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है आपका 10 के पावर -7 कितना आपका, तो न्यूटन प्रति कितना आपका एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इतना जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं कि इतना होता है। ठीक है, तो यदि यहाँ से हम लोग म्यू नॉट की वैल्यू निकालें तो म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई इधर चला जाएगा, तीसरे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका, तो 4 पाई इंटू कितना आपका 10 के पावर -7। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसे क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ओके गुड, आप ध्यान दीजिए, हम लोग चैप्टर 1 में सभी लोग पढ़े थे अच्छी तरह से, चूंकि हम लोग क्या पढ़े थे ध्यान से समझिए। देखिए हम लोग एप्सिलॉन का मान चाहिए अब ना, एप्सिलॉन का कैसे निकलेगा आपका, देखिए हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, तो ये होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, यानी कि 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति कूलम स्क्वायर। इतना हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इतना होता है। ठीक है, चैप्टर 1 में पढ़े हैं आप लोग कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन का मान निकालना चाहें, ठीक है, तो एप्सिलॉन का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन इधर जाएगा आपका, तीसरा गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये इसके पास जाएगा, और जब ये इधर जाएगा यह, तो इसके सारे पद नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग अकेले करें, ठीक है, इसको एप्सिलॉन नॉट को अगर यहाँ भेजें तो इसके सारे पद नीचे आ जाएंगे। ठीक है, सारे पद नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमको एप्सिलॉन नॉट का मान हमको निकालना है, अकेले करना है इसको। ठीक है, चलिए, तो ये इसके पास चला गया, तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से मिलेगा 1/, में। ठीक है, यानी पूरा मान नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा आपका, तो 4 पाई देखिए ये पूरा मान नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा आपका, तो हो गया 4 पाई गुणे क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 9 गुणे 10 के पावर कितना आपका 9। ठीक है, अब देखिए इनटू, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए इसकी जो मात्रक है देखिए यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, बटे में कूलम स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसके मान भी क्या जाएंगे, देखिए तो ये पूरे जितने पद ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और ये कूलम है क्या तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग हैं कूलम स्क्वायर बटे में नीचे क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ गए आप लोग, गुड। इसे क्या करें हम लोग समीकरण इसको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकाले, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों को आपस में गुना कर देते हैं, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 का क्या करने पर, गुना करने पर, यानी कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, गुना करने पर, जब गुना करेंगे देखिए तो बाएं पक्ष का गुना बाएं पक्ष में होगा और दाएं पक्ष का गुना दाएं पक्ष में होगा। ठीक है, देखिए इसे हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट गुणे कितना आपका एप्सिलॉन नॉट। ओके, यानी कि बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में हुआ, इक्वल टू लिख सकते हैं, इक्वल टू, अब देखिए दाएं पक्ष का गुणा दाएं में कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ कितना दिया आपका है, तो यहाँ पर दिया आपका है 4 पाई। ठीक है, 4 पाई गुणे 10 के पावर कितना आपका है, तो -7 है। ठीक है, -7 है, साथ में देखिए तो मात्रक लिखिए, साथ में न्यूटन देखो बटे में एम्पियर स्क्वायर यहाँ पर दिया है, लिखिए यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए न्यूटन, अब बटे में क्या लिखेंगे, लिख लीजिए एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप लोग बाएं पक्ष लिख लीजिए, उसके बाद गुना लगाएंगे यहाँ पर दाएं पक्ष कितना दिया है, तो 1/, में पूरा आपका 4 पाई गुणे 9, फिर गुना कितना आपका 10 के पावर 9, 10 के पावर 9। ठीक है, और गुना क्या दिया आपका है, तो ये दिया है कूलम स्क्वायर बटे में आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में गुना, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में गुना कर दिया। ठीक है, तो यानी ये आपका बाएं पक्ष था और ये आपका दाएं पक्ष था। ठीक है, तो ये देखिए दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का आपस में गुना कर दिया। अब क्या करेंगे आगे हम लोग, देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए जल्दी से। देखिए कुछ कट रहा है आपका, हाँ कट रहा है, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया आपका। ठीक, कुछ और बच रहा है कट, हाँ देखिए यहाँ से न्यूटन से आपका न्यूटन कट जाएगा। ओके, और कुछ कट रहा है आपका, और कुछ तो नहीं दिख रहा है, गुड, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ लिखिए इक्वल टू, ठीक है,
ऊपर लिखेंगे 1 और पूरे बटे में देखिए ऊपर से क्या बचा आपका, ऊपर देखिए आपका 1 लिख लीजिए, यहाँ पर कूलाम स्क्वायर बचा। और देखिए 10 के पावर -7 है, जब 10 के पावर -7 इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नीचे लेके आते हैं, तो पहले लिख लेंगे 9 को, देखिए हो जाएगा 9 गुना कितना आपका 10 के पावर कितना आपका है, तो ये 9 है गुना। अब देखिए जब 10 के पावर -7 को नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, 10 के पावर प्लस में 7 हो गया गुड। आगे बढ़ते हैं, गुना। अब देखिए ऊपर कितना बचा है, तो ये बचा आपका है कूलाम स्क्वायर बटे में नीचे कितना बचा, देखिए तो नीचे क्या बचा आपका है, नीचे देखिए यहाँ पर कहाँ गया आपका एम्पियर, यहाँ बचा एम्पियर और यहाँ बचा आपका मीटर स्क्वायर। तो लिख लीजिए यहाँ पर एम्पियर स्क्वायर और कितना आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा हम लोग का। आगे बढ़ते हैं अब, देखिए ध्यान से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 बटे में, यहाँ पर लिखेंगे पूरा 9 का 9 रहेगा, 9 हो गया। ठीक है, देखिए आधार देखिए समान है ना, तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 10 के पावर हो जाएगा आपका 16, यानी कि 10 देखिए आधार समान था तो घात 9 और 7 हो गया 16 गुना। देखिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर कूलाम था और देखिए कूलाम का भी वर्ग है, एम्पियर का भी वर्ग है और मीटर का भी वर्ग है। इसको लिख सकते हैं कूलाम बटे में, लिख सकते हैं यहाँ पर एम्पियर इंटू मीटर, और पूरे का हम लोग क्या लगा देंगे वर्ग, यानी कि सब में वर्ग था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके गुड। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग हैं, देखिए यहाँ पर 1 और पूरे बटे में आ जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 9 है ना, तो 9 को लिख सकते, देखो 9 को लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 9 3 गुणे 10 के पावर लिख लीजिए 8, इस पूरे का कर दीजिए वर्ग कर दीजिए। कुछ समझ में आया आप लोगों को, देखिए हम इस पूरे पद को इतना लिख सकते हैं, अगर देखिए 2 को अगर छोड़ेंगे 3 के ऊपर, 3 के ऊपर 2 आएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर। अगर इस 10 के पावर 8 है, अगर 2 को छोड़ेंगे तो 10 के पावर 8 तो हो जाएगा आपका 16, यानी कि इस पूरे पद को इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है गुड। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या दिया हुआ आपका, देखिए चूंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कूलाम बराबर बताइए क्या होता है आपका है, तो कूलाम बराबर होता है आपका है एम्पियर सेकेंड। क्या होता है आपका है, तो कूलाम बराबर होता है आपका एम्पियर सेकेंड। तो जहाँ कूलाम दिया हो वहाँ पर हम लोग एम्पियर सेकेंड रख लेते हैं, तो कूलाम पे जगह क्या रख देंगे, तो रख देंगे एम्पियर इंटू क्या आपका सेकेंड, बटे में लिख लीजिए, यहाँ पर नीचे रहेगा आपका एम्पियर मीटर। ये पूरा क्या आपका है, पूरा आपका होल वर्ग है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से एम्पियर से एम्पियर आपका कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, तो इक्वल टू कर लीजिए। ठीक है, इक्वल टू करके हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे में पूरा कितना आपका है 3 गुणे 10 के पावर 8, पूरे के पावर कितना आपका है, ये पूरा होल पावर आपका 2 है गुना। देखिए यहाँ से बचा सेकेंड बटा में आपका मीटर बचा आपका, ये बचा आपका ना। ठीक है, तो चूंकि हम बता रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई वैल्यू आपका a बटे में आपका लिखी हुई है b, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं पता आपको, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग चाहेंगे तो, ये 1 और पूरे बटे में क्या लिखेंगे b बटे में आपका a। ठीक है, यानी कि हम बात करें अगर आपसे ध्यान से पूरा समझिएगा, अगर a बटा में b लिखा है ना तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वल टू करके, देखिए 1 और पूरे बटे में b और ये नीचे आपका आ गया, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इसको छोड़ेंगे हम लोग तो a कहाँ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा 1 के पास, तो a बटा में b मिल जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि हम लोग इस पद को इतना लिख सकते हैं। सेम देखिए यहाँ पर a बटा में b था ना, तो लेकिन यहाँ पर s बटा में क्या आपका m है, इसलिए सेकेंड बटे में क्या है मीटर है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 और पूरे बटे में, देखो जी यहाँ पर तो मीटर तो था ही आपका। ठीक है, मीटर था आपका, इस सेकेंड इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि इस यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसका पूरा क्या हो जाएगा आपका होल वर्ग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पूरा समझिएगा इसको। ठीक है, यानी कि a बटा में b है तो इसको हम लोग 1 पूरे बटे में b बटा में a लिख सकते हैं। जब a को छोड़ेंगे तो a कहाँ जाएगा, 1 के पास चला जाएगा, यानी पुनः ऐसा ही स्थिति मिल जाएगी। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर a था यहाँ b था, ठीक है, तो b का तो यहीं पर रहेगा, a आपका नीचे यहाँ पर आ जाएगा, जब छोड़ेंगे तो फिर आपका s ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऊपर चला जाएगा। अब देखिए एक बात समझिए ध्यान से, यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम ऊपर क्यों लिखे 1, ऐसे आ जाइए, यहाँ पर रहेगा 3 गुणे 10 के पावर 8 गुना, देखिए इसके ऊपर वर्ग है। ठीक है, इसके ऊपर वर्ग है तो हम लिख देंगे मीटर। ठीक है, मीटर इसको लिख सकते हैं मीटर, प्रति लिख लीजिए यहाँ पर सेकेंड। ठीक है, 1 ऊपर है 1 छोड़ दीजिए। देखिए इसका भी पूरा 1 का वर्ग होगा, इस पूरे का वर्ग होगा, तो इसका भी वर्ग है, देखिए इसका भी वर्ग होल, इसका वर्ग है, तो हम सबको एक साथ लिख सकते हैं। इस पूरे वर्ग था, इस पूरे वर्ग था, तो हम लिख सकते हैं इसको पूरे को होल वर्ग। ठीक है, ऊपर 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, ऊपर 1 छोड़ दिया हम लोग, तो इसको पूरे को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ओके गुड। अब चूंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पर हैं जानते हैं कि c बराबर क्या होता है, तो ये होता है 3 गुणे
10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, हम कह सकते हैं कि जहां जो सी वो क्या है जी, सी जो है ना वो क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल है। आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, ठीक ना, क्लास 10 में पढ़े आप लोग हैं कि सी बराबर यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इतना को हम लोग क्या कर सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक है, यहाँ देखिए एक पूरे बटे में आ जाइए। देखिए यहाँ पर 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर है ना, इस पूरी जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर है, लिख सकते हैं सी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी, ठीक है, या इसकी जगह पूरा सी लिख दीजिए। और सी का लिखेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका होलबर्ग, ठीक है, होलबर्ग हो जाएगा आपका, जाहिर सी बात है। और देखिए हम लोग किसके बराबर लेके आ रहे थे, तो म्यू नॉट इंटू कितना आपका एप्सिलॉन नॉट, इसी बराबर हम लोग हल करते ला रहे थे ना। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यानी हम लोग क्या मिला आपका, तो बताइए, तो हम लोग ये यहाँ मिला म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, कितना मिला आपको, सी स्क्वायर। तो यही क्या होता है, ध्यान से पूरा समझिए, यही क्या होता है, तो यही आपका है निर्वात यानी कि चुंबकशीलता, जिसको बोलते हैं म्यू नॉट, ठीक है, इसे म्यू नॉट कहते हैं, और विद्युतशीलता इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। दोनों में संबंध यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है, गुड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कभी कभी इसकी बीमा पूछ देता है, ठीक है, यानी कि हम लोग को प्रकाश की यानी बीमा पूछ सकता है आपसे। तो चलिए हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा, चूंकि यहाँ हम निकालेंगे सी की बीमा। चलिए सी की बीमा निकालते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ से सी का मान निकाल लीजिए। सी का मान कैसे निकलेगा आपका, सी को पूरे ऊपर ले जाइए, ओके, सी को ऊपर ले, हम लोग यहाँ पर 3 गुणा कर सकते हैं। सी गया आपका ऊपर, ओके, और आपका 1/, म्यू नॉट गुणे कितना आपका एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ गया आपका, गुड। यदि हम लोग यहाँ पर सी का अगर मान निकालें तो ये वर्ग है ना, तो ये पूरा हट के यहाँ पर आकर कड़ी में इसको पूरा कर देगा, तो ये हो जाएगा 1, एक को कड़ी में करेंगे तो एक का मान एक ही होगा, ठीक है, लेकिन ये पूरा पद किस में हो जाएगा, कड़ी में, यानी कि म्यू नॉट इंटू कितना आपका एप्सिलॉन नॉट, इतना आपका आ गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, ये वर्ग हटाएंगे तो ये पूरा कड़ी में चला गया आपका। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जब सी की बीमा निकालेंगे, जब सी की हम लोग क्या करने वाले हैं, जब सी की यहाँ से बीमा निकालेंगे, ठीक है, इक्वल टू, तो ये क्या करने वाले हैं, तो 1 पूरे बटे में, ठीक है, पूरे बटे में यहाँ पर लगा दीजिए कड़ी, ठीक है, यहाँ पर कड़ी लगा दीजिए पूरा, ओके, ठीक है। अब देखिए म्यू नॉट यानी कि हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चुंबकशीलता ना, चुंबकशीलता का जो बीमा होती है, ठीक है, अभी जस्ट निकाले हम लोग पीछे, ठीक है, तो ये होती है यम, ठीक है, पावर 1, ठीक है, एल टी पे माइनस आपका 2, ए पे कितना आपका -2, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपकी म्यू नॉट की बीमा है, ठीक है, यानी कि म्यू नॉट की बीमा निकल गई। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, ठीक है, यानी कि विद्युतशीलता की बीमा क्या होती है, तो ये लिख लीजिए इसको जल्दी से, ये होगा आपका एम, ठीक है, कैपिटल एम रहेगा, पावर कितना लिखेंगे हम लोग, -1, ओके, फिर आपका एल पे -3, फिर टी पे कितना आपका 4, फिर ए पे कितना स्क्वायर, ये क्या है, तो ये आपकी है विद्युतशीलता की बीमा, और ये क्या है, चुंबकशीलता की बीमा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको आगे सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा एक पूरे बटे में यहाँ पर ले लीजिए पूरा आप लोग कड़ी में, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर यम के पावर 1 है, यहाँ भी यम के पावर 1 है। अगर हम बात करें, चूंकि देखिए ध्यान से यहाँ पर यदि यम इंटू कितना m के पावर -1 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं यम इंटू यम पावर -1 है ना, नीचे लाएंगे क्या होगा, इंटू यम बटा में यम के पावर 1, इतना आएगा, तो यम से m कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको जस्ट 1, ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसा यम पावर यम, जब एक घात, यहाँ पर घात 1 होती है, जब घात जुड़ती है इसका पावर 0 आता है, ठीक है, यानी कि हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यम और -1 जुड़ेंगे तो घात 0 हो जाएगा, इसका मान हमेशा 1 होता है, ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है। तो यम के पावर 1 और यम के पावर 1 इनकी घाती देखो जी, -1 था, यहाँ +1 था, जब आपस में जुड़ेंगे तो इसके पावर इनकी घाती 0 हो जाएंगी, जब 0 हो जाएंगे इनका मान 1 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे नहीं हम लोग, 1 छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एल के पावर यहाँ पर 1 है, एल के पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पर एल के पावर -3 है, जब 3 में से घटेगा 1 तो यहाँ पर कितना आएगा एल के पावर, यहाँ पर देखिए 3 में से घटेगा 1 तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है, गुड। अब देखिए यहाँ पर टी के पावर -2 है, यहाँ पर टी पे कितना आपका 4 है, जब देखो यहाँ पर आधार समान है तो हाथ यहाँ पर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो टी के पावर कितना आपका आ जाएगा +2,
टी के पावर कितना आपका आया प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब ए के पावर माइनस, देखिए यहाँ पर कितना है -2 है, ठीक है। ए के पावर -2 है, यहाँ पे ए के पावर प्लस में 2 है। जब देखिए आधार यहाँ पर देखिए आधार समान है तो हाथ जोड़ेंगे -2 + 2 तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से कट के आपका क्या हो जाएगा एक ही आएगा, ठीक है ना। गुड, तो इसको इतना ही रहने दीजिए। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे अगर हम लोग तो 1/में, अच्छा इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए बीमा में लिखिए, इसको ब्रैकेट में रखिए, अच्छा है, ठीक है ना, बीमा है तो। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यल के पावर -1 और टी के पावर का लिख सकते हैं पावर 1, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको वर्ग करके का उसको ऊपर लिख दीजिए, लगा दीजिए वर्ग, ठीक है। क्योंकि अगर जब छोड़ेंगे तो फिर पुनः ऐसा ही मिलेगा, 2 के पावर एल के पावर -2 हो जाएगा, टी के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे तो ध्यान समझिए, तो उसको होल पार कर दिए, तो कड़ी में क्या हो गया स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 गो आ गया वैल्यू आपकी, तो 2 में से क्या होगा कड़ी में से बाहर निकल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/में एल के पावर -1 और टी के पावर 1, ठीक है। यही मिलेगा आपका जब कड़ी से बाहर निकल जाएगा, 2 गो था 1 बाहर निकल गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं एल ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, और जब टी ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो गया, ठीक है। यानी कि हम बात करें तो इसकी बीमा कितनी आई, इसकी बीमा आ गई एल पर 1 टी पर -1, तो किसकी बीमा थी, ये प्रकाश की बीमा थी, ठीक है। ये प्रकाश की चाल की बीमा थी, कितनी एल पे 1 टी पर -1, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग को सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ओके। यानी कि धारावाही चालक, यानी कि जो धारावाही चालक होता है, ठीक है, तो उसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग के यहाँ पर 2 नियम मिला है, ठीक है। जो पहला नियम है वो क्या है आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम, जिसे नंबर फर्स्ट कह लेते हैं हम लोग, ठीक है। और सेकेंड देखो नियम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये आपका सेकेंड नियम है, ठीक है। चलो दोनों नियम को बारी बारी से देख लेते हैं। और ये नियम किसके लिए है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए नियम है, ओके। देखिए ध्यान से यहाँ पर पहले फिगर समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई तार आपका है, इसमें आपकी धारा बह रही है, ठीक है। तो यहाँ से बिंदु ले लीजिए, देखिए ये कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर ओ है आपका, ठीक है। तो देखिए यदि हम लोग इस बिंदु ओ से इस बिंदु पी पर क्या करने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र तो है आपका, ठीक है। यहाँ पर इसकी दिशा ज्ञात करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें, तो ध्यान समझिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ बिंदु पी के ऊपर क्या लगाए क्रॉस लगाए, इसका मतलब क्या है क्रॉस का मतलब, यहाँ देखिए इस तरफ हम लोग क्या किए हैं, इस बिंदु एस क्यू माने इसके ऊपर डॉट लगाएं, डॉट का क्या मतलब है, तो देखो समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई आपका कागज है, ठीक है, कोई कागज है, अगर कागज के नीचे देखिए क्या लिखे, कागज के तल में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें तो उसके लिए चित्र ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ बिंदु ओ लीजिएगा, यहाँ बिंदु पी मानिएगा। फिर समझिए कागज के तल के नीचे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कागज है उसके नीचे एकदम निकालना आपको है, ऊर्ध्वाधर मतलब पूरा लंबवत अगर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो नीचे के लिए क्या करेंगे, चित्र ऐसा बनेगा आपका, क्रॉस दर्शाते हैं, बिंदु पी लेकर दर्शाइएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए देखिए, यदि मान लीजिए कागज तल के सीधे ऊपर ऊर्ध्वाधर लंबवत यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है तो उसके लिए देखिए चित्र ऐसा बनेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉट से दर्शाते हैं, या लिखे भी है कागज के तल में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी कागज के तल के ऊपर की ओर। जैसे यहाँ कागज आपका है ना पूरा, तो इसकी अगर ऊपर लेंगे, ठीक है, इसको ऊपर अगर लेंगे हम लोग तो क्या होगा, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो गुड, चलिए पहले इसको हम चित्र समझ लेते हैं कि दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है, ओके। देखिए ध्यान से इस चित्र को बस समझाएं आपको कि यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या है और यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है। तो हम लोग सिर्फ क्रॉस को लेकर हल करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस को लेकर हल करिए, बाकी इस डॉट को छोड़ भी सकते हैं। बस डॉट का और क्रॉस का मतलब समझाएं कि क्रॉस जहाँ लिखा रहेगा समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ निकाली गई है, कागज के तल के नीचे की तरफ निकाली गई है। अगर आपका डॉट रहेगा तो ऊपर की तरफ मान लीजिएगा, ओके गुड। चलिए देखिए यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली का नियम, जिसको राइट हैंड पाम रूल भी कहते हैं, ये रूल फर्स्ट है हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का। इसमें क्या कह रहा है आपका कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को, हमारे जो दाएं हाथ जो होता है ना उसके पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा क्या हो, चालक में प्रवाहित धारा, यानी जो हम लोग का जो अंगूठा हो क्या करेगा, देखिए अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, और चारों अंगुलियां, जो हम लोग की चारों अंगुलियां जो रहेंगी बिंदु पी की ओर संकेत करें। देखिए बिंदु पी है ना, देखिए अपने हाथ को पूरा देखिए इस तरह से पूरा फैलाइए, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से पूरा फैलाइएगा। जो अंगूठा रहे क्या करेगा, यहाँ पर प्रवाहित धारा को दिखाएगा, और जो चारों उंगलियां रहेंगी क्या करेंगी वो, तो ये क्या करेंगे जी, जिस तरफ को निकलना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसकी तरफ संकेत करेंगी, ठीक है गुड। संकेत पी की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है,
ओके, यानी कि जो हम लोग का अंगूठा है वो चालक में प्रवाहित धारा की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है, और चारों अंगुलियां जो है वो क्या कर रही हैं, उस बिंदु P की ओर संकेत कर रही हैं जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, ठीक है। तो हथेली के लंबवत, यानी कि जो हथेली के लंबवत, यानी जो आपका हाथ ऐसे रहेगा तो हथेली के जो नीचे जो लंबवत रहेगा, ठीक है, हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। यानी कि जब हथेली ऐसे रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे नीचे धक्का देंगे अपना, तो नीचे धक्का देंगे तो नीचे की तरफ क्या होगा आपका, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। समझ गए? तो ये क्या था हम लोग का दाएं हाथ की हथेली का फर्स्ट रूल था आपका। समझ गए? गुड। चलिए हम लोग देखते हैं अब कौन सा सेकेंड रूल। ये देखो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से पूरा समझिएगा, ठीक है ना। गुड। तो सेकेंड रूल क्या है हम लोग दिशा ज्ञात करने का, तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, यानी कि मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू लॉ, इस रूल सेकेंड आपका है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का। तो बात करें कि ये देखिए इस रूल का कहता क्या है कि यदि किसी पेंच को दाएं हाथ में लेकर चारों अंगुलियों और अंगूठे की सहायता से इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तो अंगूठे के चलने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। कितनी आसानी से बोल दिया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। देखिए ध्यान से, आप ये चित्र बनाया है, देखिए यहाँ पर हाथ था, देखिए यहाँ पर जो अंगूठा है क्या कर रहा है वो, देखिए ये क्या कर रहा है आपका, ये इसका जो अंगूठा यहाँ पर है, देखो ये अंगूठा तो ठीक है आपका, देखिए, और देखिए ये इस अंगूठा इसको तरफ हम लोग यहाँ पर क्या एक सीधा पेचकस पकड़े हुए हैं। ओके, पेचकस पकड़े हुए हैं, पेचकस से हम लोग क्या करेंगे, किसी पेच को कसेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आपका पेच रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई आपका पेच रखा हुआ है, उस पेच को हम लोग कसने वाले हैं, ठीक है ना। जब पेच को कसेंगे तो पेच का जो नोक रहेगा, ठीक है, पेच का जो नोक रहेगा क्या करेगा, वो धारा की दिशा को शो करेगा, यानी कि इस आई को शो करेगा। लेकिन देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका पेच है ना, इसको हम इसे घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं, तो जो अंगूठा देखो इस तरह से घूम रहा है आपका, अंगूठा इस तरह से घूम रहा है आपका, ठीक है, ऐसे घूम रहा है आपका। तो जो अंगूठा जो घूमने का जो दिशा है वही क्या आपका है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहलाती है, ठीक है। गुड। तो ये था इस वीडियो का लास्ट टॉपिक।